बस बच्चों, एक मिनट में आया। एक बार मेरा एयर डिस्प्ले काम करने लगे। हम्म शायद अब काम कर जाएगा। हैप्पी टीचर्स डे। थैंक यू बच्चा, थैंक यू एसके। थैंक यू आयुष्मान। तो ये एक क्वेश्चन होमवर्क दिया था क्या? और कुछ असाइनमेंट्स वगैरह भी आए होंगे, सर ने जो डाले होंगे, है ना? तो वो भी देख लेते हैं बच्चों। हम्म धन्यवाद बच्चों, धन्यवाद। मयंक, धन्यवाद। ये क्वेश्चन था जो कि अपने इसमें क्या नाम है, असाइनमेंट्स में आपको दिया गया था। जरा उसकी बात भी कर लेते हैं। इफ द इलेक्ट्रिक फ्लक्स एंटरिंग एंड लीविंग अ क्लोज्ड सरफेस, एक ये क्लोज्ड सरफेस है और इसमें से फाई 1 एंटर कर रहा है बच्चों, और फाई 2 निकल रहा है बाहर। तो नेट आउटवर्ड फ्लक्स कितना होगा? फाई 2 माइनस फाई 1 डिवाइडेड बाय, बोलिए, एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो ये आंसर हो गया इसका। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। 8 point charges can be assumed as uniformly charged small spheres and their centers at the corner of the cube. Having value q, each are fixed at vertices of a cube. The electric flux through square surface ABCD ओके। तो ये वाली जो सरफेस है बच्चों, ये वाली सरफेस बेसिकली, इस सरफेस से कितना फ्लक्स जाएगा, ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। धन्यवाद बच्चों, धन्यवाद। थैंक यू, थैंक यू मयंक, थैंक यू अंकुर, थैंक यू रवि। हम्म तो इस क्वेश्चन का आंसर कैसे निकाला जाए, बताइए। बढ़िया क्वेश्चन है, मुझे तो बहुत पसंद आया ये क्वेश्चन। आप में से कोई बता सकता तो बताइए। ध्यान से देखिए, कल ये लास्ट क्लास में ये बात मैंने डिस्कस भी की थी कि एक क्यूब के अगर कॉर्नर पर कोई चार्ज रखा है ना, तो बेसिकली उसका 1/8 पार्ट इस क्यूब के अंदर होगा। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि इसके ऊपर एक और क्यूब रख सकते हैं हम लोग, इसके आगे एक क्यूब और रख सकते हैं, है ना? एक और ऊपर रख सकते हैं, एक साइड में रख सकते हैं। ठीक, ये फिर इसके बाद अ, एक प्रकार से ये देखा जाए कि 4 क्यूब एक कॉर्नर से कॉर्नर मिले हुए और 4 उनके ऊपर, तो 8 क्यूब से एक स्फीयर यूनिफॉर्मली ढक जाएगा। तो इस क्यूब का अगर मैं देखूँ तो 1/8 अंदर, इस क्यूब का 1/8 अंदर, ऐसे ही जितने भी टोटल कितने दिए हैं बच्चों? टोटल दिए हैं 1 2 3 4, और नीचे दिए 1 2 3 4, तो टोटल कितने हो गए? 8। हर एक का 1/8 अंदर है, इसका मतलब टोटल चार्ज अंदर है। दैट मीन्स अगर मैं बात करूं किससे पूछा गया है फ्लक्स, ये भी देखना होगा। हाँ, तो टोटल फ्लक्स जो पास होगा वो क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट होगा पूरे क्यूब से। ठीक, अब ड्यू टू सिमेट्री हर एक प्लेन से सेम फ्लक्स पास होगा। और ऐसे कितने प्लेन हैं आप जरा ध्यान से देखें? 4 ऐसे, भाई, जो 4 वर्टिकल वॉल, एक ऊपर एक नीचे, तो 4 2 6, टोटल 6 हो गए। तो एक से कितना पास होगा? क्यू बाई 6 एप्सिलॉन नॉट। ठीक, चलिए आगे बढ़ें। अगला क्वेश्चन। A point charge q is placed at a distance 4r above the center of a disk of radius r. The magnitude of flux through the disk is phi. Now a hemispherical shell of radius r is placed over. एक मिनट। हाँ, now the now a hemispherical shell of radius r is placed over the disk such that it forms a closed surface. ठीक है। The flux through the curved surface taking direction
ऑफ एरिया वेक्टर अलोंग आउटवर्ड नॉर्मल एज पॉजिटिव। ठीक है। प्लेस्ड ओवर मतलब ये कहना चाह रहा है, क्वेश्चन समझाता हूँ बच्चों। ये कह रहे हैं कि ये एक हेमिस्फेरिकल सरफेस रख दी और इसको पूरा ढक दिया और पूछा गया बताइए इससे कितना फ्लक्स पास होगा। तो बहुत सिंपल है, इससे कितना पास हो रहा था 5। इसके अंदर कोई चार्ज है क्या बच्चों? नहीं है, जीरो चार्ज है। ठीक, इसका मतलब इससे एंटर टोटल फ्लक्स कितना होना चाहिए 5, नेट कितना होना चाहिए 0। दैट मीन्स जितना बाहर निकल रहा है उतना ही एंटर करेगा। दैट मीन्स -5 इज द आंसर। ठीक, आगे बढ़ते हैं। बहुत अच्छे क्वेश्चन है यार, सीरियसली। अ सिलेंडर ऑन whose surface there is a vertical electric field. अच्छा, a cylinder on whose surface there is a vertical electric field of varying magnitude as shown. The electric field is uniform on top surface as well as on the bottom surface. Therefore, the cylinder encloses. ये कह रहा है कि भैया वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड है। ठीक, तो यहाँ जो ये वाला पॉइंट है यहाँ 800 वोल्ट पर मीटर है और जहाँ ये एंटर कर रहा है वहाँ 400 वोल्ट पर मीटर है। तो बाहर निकलने वाला फ्लक्स ज़्यादा है, एंटर करने वाला कम है, यानी कि फाई नेट जो है वो आउटवर्ड पॉजिटिव आएगा, नेट आएगा। इसका मतलब जो चार्ज इनक्लोज्ड है वो पॉजिटिव चार्ज होगा। ठीक, तो नेट पॉजिटिव चार्ज इसके अंदर होना चाहिए। क्लियर? अच्छा सर, वैसे फ्लक्स का साइन नेगेटिव होना चाहिए और सिर्फ एक ही ऑप्शन में नेगेटिव है। बिल्कुल बेटा, ऐसे भी दे सकते हैं, लेकिन ये सब चीज़ें तिकड़ा हम लोग ना क्लास टेस्ट या फिर एग्जाम में करते हैं तो ठीक रहता है। घर में समझते समय ऐसा नहीं करते, पूरा सॉल्व करते हैं। ठीक, a point charge plus q is positioned at the center of the base of a square pyramid as shown. The flux through one of the four identical upper face of the pyramid is. तो एक सिंपल सी बात है बच्चों, अगर मैं ऐसा ही एक पिरामिड नीचे रख दूं, इस तरीके का एक पिरामिड रख दूं, ठीक है, तो टोटल फ्लक्स कितना हो जाएगा q बाय एप्सिलॉन नॉट। ठीक, अच्छा, ऊपर वाले से और नीचे वाले से बराबर बराबर जाएगा, जाएगा ना भाई? तो ऊपर वाले से और नीचे वाले से बराबर जाएगा और टोटल ये है। तो एक टोटल ये इन चारों फेस से मिला करके ये 1 2 3 4 चारों से मिला करके q/2 एप्सिलॉन नॉट जाएगा। ठीक, और ऐसे इन चारों में आइडेंटिकल फेस है, ऐसे 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 ऐसे, तो इसका 1/4 और कर दीजिए, तो आंसर 3 इज करेक्ट। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये होमवर्क मैंने दिया था बच्चों, जरा इस होमवर्क को भी डिस्कस कर लेते हैं, है ना? एक मिनट रुकिएगा, देख लेता हूँ कुछ मिस तो नहीं कर रहा हूँ। एसके ने आंसर सही बताया है। टेम्परेचर बढ़ा दो, फिर भी बढ़ा दो। कितना टेम्परेचर है अभी? 20 है ना? हाँ, इसको कर दो 27। कोई नहीं, तो गर्मी लगेगी तब कब कर देना। So now after calculating flux we can also calculate solid angle subtended by the square. क्या बात है लड़के, आरव बहुत अच्छी बात बताई है तुमने, और आरव की बात पर मैं तो चाहता हूँ हर किसी को गौर करना चाहिए। आवाज़ क्लियर नहीं आ रही होगी, तुम लोगों ने बताया भी नहीं मुझे। माइक नहीं लगाया मैंने आज। हाँ जी, अभी बहुत क्लियर आवाज़ आई होगी, मेरी मधुर क्लियर आवाज़ आपको सुनाई दे रही है? ओ, ये क्या हो गया? हम्म तो बच्चों, इस क्वेश्चन पे आरव ने जो बात कही है वो बहुत ही शानदार है और आप सभी को ये बात समझनी चाहिए। बहुत बढ़िया बात आरव ने कही है कि अगर मैं पिछले क्वेश्चन की अगर बात करूं और मुझे पता चला कि टोटल फ्लक्स जो लिंक्ड है वो q/ε0 है और उसका 1/8 पार्ट, मतलब इस ट्राइंगल से 1/8 पार्ट जो है वो निकल रहा है,
तो हम इस चीज़ को समझ सकते हैं आज के बाद कि अगर कोई पिरामिड दिया हुआ है तो इसके सेंटर पर, इसके बेस के सेंटर पर एक ट्रायंगुलर साइड जो सॉलिड एंगल बनाएगी, वो सॉलिड एंगल की वैल्यू क्या होगी, 1/8 ऑफ 2 पाई, क्योंकि टोटल सॉलिड एंगल क्या होता है 4 पाई, तो 1/8 ऑफ 4 पाई ये सॉलिड एंगल बनेगा इस ट्रायंगल का, ये इस ट्रायंगल का पॉइंट ओ पर, तभी तो ये आंसर आ रहा होगा। ठीक है बच्चों, चलिए अब आगे बढ़ते हैं और इस क्वेश्चन को देखते हैं, और यहाँ पर भी आरओ वाली बात हम यूज़ कर सकते हैं। बढ़िया बात है भाई, ज़रा ध्यान दीजिएगा यहाँ पर कि अगर मैं इसी तरीके का एक स्क्वायर साइड में, एक स्क्वायर इस तरीके से, एक इस तरीके से, एक इस तरीके से, और एक रूफ पे लगा देता हूँ, सबकी साइड लेंथ ए है और ये जो बीच में रखा हुआ है ये a/2 का है, तो क्या मैं कह सकता हूँ ये क्यूब के सेंटर पर है इस समय क्यूब, और हर एक से फ्लक्स सेम जाएगा, और टोटल इस तरीके के कितने फेस हैं इस क्यूब में 6, तो एक से कितना जाएगा Q/6 एप्सिलॉन नॉट, और फ्लक्स वाली बात अगर करें जो आरओ ने बोली है कि 1/6 ऑफ द टोटल सॉलिड एंगल दैट इज 4π/6। ठीक, ये सॉलिड एंगल होगा। चलिए अगला क्वेश्चन बताइए, पांचवा क्वेश्चन है कि फिर से स्क्वायर प्लेट है, लेकिन इस बार स्क्वायर प्लेट के कॉर्नर से ए हाइट पर, कॉर्नर से ए हाइट पर क्यू चार्ज रखा हुआ है, और मुझसे पूछा जा रहा है कि इस स्क्वायर प्लेट से इमेजिनरी मान लीजिए या जो मान लीजिए कितना फ्लक्स पास होगा, बताइए भाई। एसके ने बता दिया, आरव ने बता दिया, बाकी लोग सही आंसर बताया है, और इसको देख लेते हैं, दो तरीके से देखते हैं बच्चों। पहला तरीका, आप इस तरीके की 4 प्लेट नीचे रख दीजिए, साइड लेंथ कितनी हो जाएगी 2a, और ये पिछला क्वेश्चन बन जाएगा। बस इतना फ़र्क होगा कि 2a साइड लेंथ का स्क्वायर बनेगा और a/2 हाइट की जगह a हाइट पर चार्ज होगा, तो साइड्स वगैरह सब सेम रेशियो में है, तो इस पूरे से, इस पूरे 2a साइड लेंथ के स्क्वायर प्लेट से Q/6 एप्सिलॉन नॉट जाएगा, इन चारों हिस्सों से बराबर जाएगा, तो इसका क्या कर दे हम 1/4, तो 1/4 ऑफ Q/6 एप्सिलॉन नॉट ये एक प्लेट से पास होगा। ठीक है बच्चों, एक मेथड। मेथड नंबर 2 समझिएगा जरा। मेथड नंबर 2 ये है कि अभी थोड़ी देर पहले हमने बात की थी, ये एक क्यूब बना लीजिए। ठीक बच्चों, इस क्यूब के अंदर से ये क्यूब बना दिया, इस क्यूब के अंदर से टोटल 1/8 एप्सिलॉन नॉट पास होगा, बताया था ना भाई। अच्छा, उसमें से ये वाला जो फेस है ना, इससे 0 पास होगा। क्यों? क्योंकि चार्ज जो है, जो फील्ड लाइंस है, ये प्लेन सेंटर से पास हो रहा है, तो फील्ड लाइंस इस प्लेन पर जो होंगी वो इस प्लेन से ही पास होंगी, कोई भी प्लेन को कट नहीं करेगी। तो इस प्लेन से 0, ये वाले प्लेन से 0, और एक जो पीछे है इसके, इन दोनों के पीछे है जो, उससे भी 0 होगा, तो 3 से 0, और बाकी जो रिमेनिंग 3 है उनसे बराबर होगा। चाहे ये ले लीजिए, चाहे ये ले लीजिए, और चाहे ये ले लीजिए, क्योंकि तीनों सिमेट्रिकली प्लेस्ड हैं। इसका मतलब मैं कह सकता हूँ कि 3 अगर एक से 5 पास हो रहा है, तो 3 बराबर एक क्यूब से पास होने वाला टोटल फ्लक्स, और वो कितना है Q/8 एप्सिलॉन नॉट, तो 5 की वैल्यू फिर से क्या आ गई Q/64 एप्सिलॉन नॉट। ये है मेथड नंबर 2। ठीक बच्चों, क्या ये समझ में आया? किसी को कोई डाउट हो तो पूछ ले भाई। नहीं है? अब हम अगली चीज़ पढ़ने जा रहे हैं भाई, Q/64 नहीं, 24 एप्सिलॉन नॉट। ठीक, चलिए हम अगली चीज़ पढ़ने जा रहे हैं। जो गॉस लॉ के एप्लीकेशन देखे थे ना, एक पार्ट था कैलकुलेशन ऑफ फ्लक्स, अब दूसरा पार्ट है कैलकुलेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड यूजिंग गॉस लॉ।
कैलकुलेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड यूजिंग गॉस लॉ। ठीक है, तो यार गॉस लॉ फ्लक्स बताता है, फील्ड तो बताता ही नहीं है। क्या होता है, सिग्मा क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। सर अंडर 500 रैंक करने के लिए एलन में होके क्या करना होगा? 12th में हूँ सर। एलन में होकर के क्या करना होगा? पढ़ाई करनी होगी, अपने टीचर्स की बात सुननी होगी, और जो वो कहते हैं वो मानना चाहिए आपको एज इट इज़। मतलब सर जो कह दें आपको वो मानना चाहिए, बस हो जाएगा आपका सिलेक्शन अच्छी रैंक पे ना। तो मैं बात कर रहा था कैलकुलेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड यूजिंग गॉस लॉ। तो भैया इलेक्ट्रिक फील्ड ये कैसे हम कैलकुलेट करें? तो जाहिर सी बात है, इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करने के लिए ई को इंटीग्रेशन से बाहर आना चाहिए। ई इंटीग्रेशन से बाहर कब आ सकता है? तब आ सकता है जब ई और डी ए के बीच का एंगल हर पॉइंट पर सेम हो और ई का मैग्नीट्यूड भी हर पॉइंट पर कांस्टेंट हो। सही है ना भाई? ऐसी सरफेस आप चूज़ कर लीजिए, आपका काम बन जाएगा, तभी तो आप बाहर निकाल पाएंगे, वरना कैसे बाहर निकाल पाएंगे? ठीक, ज़रा ध्यान दीजिएगा भाई। तो हमने आपसे क्या कहा कि तीन चीज़ें आप कर सकते हो, मतलब EFI कैलकुलेट करने के लिए। मतलब एक तो मॉड ई कांस्टेंट होना चाहिए, ये देख लीजिए आप, ऐसी गॉसियन सरफेस चूज़ करिए। ई वेक्टर और ए वेक्टर के बीच का एंगल 0 होना चाहिए, और या फिर उस सरफेस के कुछ हिस्सों में ई 0 ही हो तो काम चल जाएगा, इन सम पार्ट। या फिर ई परपेंडिकुलर टू ए हो तो भी चल जाएगा। E vector is perpendicular to A vector. E vector is perpendicular to A vector in some part. और बाकी के पार्ट में क्या होना चाहिए? जो ऊपर लिखी हुई कंडीशन है ये होनी चाहिए, तो भी चल जाएगा। कि कैसे, कि बताता हूँ कैसे। लेते हैं सिचुएशन लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहली सिचुएशन है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। और ये तो आप पहले से ही पढ़ चुके हैं बच्चों, एक पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला तो आपको पता ही है, लेकिन अब गॉस लॉ के कारण हम कैलकुलेट करने जा रहे हैं। तो ये है बच्चों पॉइंट चार्ज, और इस पॉइंट चार्ज के कारण हमें क्या करना है, फील्ड निकालनी है। लेकिन हमारे पास क्या है बच्चों, गॉस लॉ, जिसमें फ्लक्स निकल के आता है। तो कोई सरफेस चूज़ करेंगे, ऐसा क्यूब चूज़ कर सकते हैं, क्यूबॉइड ना चूज़ करके क्यूब चूज़ कर सकते हैं। लेकिन ऐसी सरफेस होनी चाहिए जिसमें ई वेक्टर का मॉड सेम होना चाहिए। तो वो तो मेरे हिसाब से इस चार्ज से सेम डिस्टेंस पर मॉड सेम होगा। तो सरफेस कैसी होनी चाहिए, स्फेरिकल। तो स्फेरिकल गॉसियन सरफेस ले ली, ये है गॉसियन सरफेस, और ये कैसी है बच्चों, स्फेरिकल है। ठीक है, अब दूसरी वाली कंडीशन भी देख लेते हैं बाकी की बची हुई, कि इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच का एंगल इस पॉइंट पर बच्चों कितना है, 0 है। ज़रा इस पॉइंट पर देखते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड भी सेम, और इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर और डीए वेक्टर दोनों सेम है। तो यहाँ पर हम क्लोज्ड इंटीग्रल ई डॉट डी ए को जब डॉट प्रोडक्ट हटाएंगे हर एक एलिमेंट पर, तो ई इंटू डी ए आ जाएगा, क्योंकि ई का मैग्नीट्यूड भी सेम है और हर पॉइंट पर ई और डी ए सेम डायरेक्शन में भी हैं। तो इसका मतलब ई इंटीग्रेशन के बाहर आ जाएगा, और ये आ जाएगा क्लोज्ड इंटीग्रल डी ए। क्लोज्ड इंटीग्रल डी ए का मतलब क्या बच्चों, इस पूरे स्फेयर के जितने भी पैच है ना, सबका टोटल एरिया, और सबका टोटल एरिया बच्चों क्या आएगा बोलो, ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर, अगर ये आर रेडियस है, और ये बराबर होना चाहिए क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट के। बस ये देखिए आपका वही वैल्यू आ गई जो हमने पढ़ी है, ई बराबर 1/4 एप्सिलॉन नॉट क्यू बाय आर स्क्वायर। दैट्स इट, नोट कर लीजिए भाई, कोई डाउट हो तो पूछिए, मैं पेज टर्न करने वाला हूँ। अगली चीज है EFI ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज्ड, स्कैम लगता है सर, स्कैम लगता है सर एलन के क्लासेस एवरेज बच्चों को मीडियोकर बैचेस में रखते हैं, पर स्टार बैच में हर हफ्ते टेस्ट कराते हैं। ओके,
तो क्या हुआ बेटा, टेस्ट ऐसा ज़रूरी थोड़ी ना है कि कोई बच्चे ज़्यादा टेस्ट दें तो उनका फ़ायदा होगा, ऐसा आपने क्यों मान लिया है। एसआरजी बैच में उन वो पहले से पढ़ चुके हैं बच्चे, तो उनके लिए टेस्ट ज़रूरी है बेटा, लेकिन आपके लिए टेस्ट ऐसा ज़रूरी नहीं है। हालांकि हम अनअकैडमी में वीकली टेस्ट लेते थे, अब तो खैर सब कुछ बंद हो गया है एडमिनिस्ट्रेशन के कारण, लेकिन हम नॉर्मल बैच में भी वीकली टेस्ट कराते थे। लेकिन वो हम ऑप्शनल लगते थे, कंपलसरी नहीं करते थे, क्योंकि आपके हिसाब से आपका जो मटेरियल है वो आपको मिलना चाहिए। जैसे मैं आपको बताऊं एग्जांपल, मेरे खुद के बेटों को मैं एसआरजी में नहीं करवा रहा हूँ, 10th क्लास में है, लेकिन यहाँ के एसआरजी में नहीं पढ़ते, नॉर्मल बैच में पढ़ते हैं बेटा। तो आपको भी विश्वास रखना होगा अपने टीचर्स पर, जहाँ भी पढ़ते हो, चाहे एलएन में हो, चाहे कोई भी फ्रॉड नहीं करेगी, कोई भी टीचर हो ना, कहीं भी कोई स्कैम नहीं होगा, निश्चिंत रहिए, चाहे कोई भी कोचिंग हो। EFI ड्यू टू यूनिफॉर्मली थिन स्फेरिकल चार्ज्ड सेल, यूनिफॉर्मली चार्ज्ड थिन स्फेरिकल शेल। ठीक, तो थिन स्फेरिकल शेल के कारण हमें फील्ड निकालनी है। तो भैया बेटा रीता गरैन, बच्चा जैसे टाइम नहीं मिल रहा बेटा, बहुत थोड़ा बिजी हूँ, मैं करूँगा, ज़रूर से प्रयास करूँगा, मुझे एक बार थोड़ा सा मौका मिल जाए, या यूँ कहें कि जब मैं अपने बच्चों को पढ़ाऊँगा ना रोटेशन में, तब मैं उस पर वीडियो बना दूँगा। अभी उनका टॉपिक ही आया नहीं है, ठीक है, क्योंकि ये सिलेबस के बाहर है, तो उसको रोटेशन के लास्ट में पढ़ाऊँगा मैं। तो EFI ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज थिन स्फेरिकल शेल, तो ये एक थिन स्फेरिकल शेल है। थिन स्फेरिकल शेल का मतलब आप ये समझ लीजिए, हॉलो स्फीयर, वेरी थिन हॉलो स्फीयर। तो Q चार्ज है बच्चों, और इसकी थिकनेस नेग्लिजिबल स्मॉल है, R रेडियस है, ठीक है। हमसे पूछी गई है फील्ड EFI एट अ डिस्टेंस R फ्रॉम सेंटर। पहला R लेस देन R, और दूसरा R ग्रेटर और इक्वल देन R, ये हमसे पूछा गया है, ठीक है। यहाँ पर ये जो वर्ड होता है ना R इक्वल टू R, ये थोड़ा मिसलीडिंग होता है और कंफ्यूजिंग होता है बच्चों, इस बात का ध्यान रखिएगा। एक्चुअल में जब भी R इक्वल टू R बोले तो इसका डिफॉल्ट मीनिंग होता है R टेंडिंग टूवर्ड्स R प्लस ऑन द स्फीयर, मतलब बाहर से अंदर, यहाँ पर ये है R इक्वल टू R, ठीक। चलिए, तो सबसे पहले हम अंदर R लेस देन R पर फील्ड निकालते हैं, ठीक। तो उसके लिए हमने गॉसियन सरफेस चूज करी, और ये रही गॉसियन सरफेस स्मॉल r पर, ठीक। E इंटू 4πr², क्योंकि स्फेरिकल सिमेट्री है, अगर E होगा तो रेडियल ही होगा, एरिया वेक्टर सेम डायरेक्शन में है, बराबर चार्ज इनक्लोज्ड, ये आ गया 0, तो E की वैल्यू आ गई 0, यानी कि नहीं हो सकती। अब मैं दूसरी गॉसियन सरफेस बच्चों ले रहा हूं ग्रेटर देन R पर, यहाँ पर, ठीक, ये भी गॉसियन सरफेस है, ये ग्रेटर देन R है, तो मैं क्या लिखूंगा, E इंटू 4πr², R ग्रेटर देन R के लिए, बराबर Q बाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक। E इक्वल्स टू 1/4πε0 Q बाई R², ठीक है जी। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आ गई। थैंक यू बच्चा, थैंक यू फॉर हैप्पी टीचर्स डे बोलने के लिए, विश करने के लिए। चलिए हम आगे बढ़ें। तो आज इसके एक्चुअल में न्यूटन साहब ने कैलकुलस डिज़ाइन कर जब की थी, तो काफ़ी लोगों के लिए टफ थी। तो उन्होंने क्या किया, ग्रेविटेशन में उसके करस्पॉन्डिंग शेल थ्योरम बना दी थी, जिससे लोगों को कैलकुलस से काम उस समय ना करना पड़े, ठीक है। तो बता देता हूँ क्या है शेल थ्योरम। इसे बोलते हैं शेल थ्योरम 1, शेल थ्योरम, मतलब इसको आप आज के बाद डायरेक्ट यूज़ कर सकते हो, ठीक है। और इसको बोलते हैं शेल थ्योरम 2। ये तो साफ दिख रही है शेल थ्योरम 1, ये तो साफ दिख रही है। शेल थ्योरम 2 जो है ना, उसको क्या कैसे बताया गया है, वो बड़ी इंटरेस्टिंग सी चीज़ है। शेल थ्योरम 2 के बारे में बताता हूँ।
शेल थ्योरम 2, ये क्या है, देख हंसी नहीं आ रही तेरे को। अब क्या है कि ये मान लो ये क्यू चार्ज है, ये रेडियस आर है, ठीक। यहाँ से स्मॉल आर डिस्टेंस पर मुझे फील्ड निकालनी है, ठीक। यहाँ से मैंने कहा कि अभी गॉस लॉ लगाया और मैंने ए की वैल्यू निकाली के क्यू बाई आर स्क्वायर। लेकिन अगर ध्यान से देखो तो ये वाली फील्ड की वैल्यू एग्जैक्टली बच्चों वैसी है जैसी कि सेंटर पर अगर मैं क्यू चार्ज रख देता, अगर मैं सेंटर पर क्यू चार्ज रख देता और यहाँ से आर डिस्टेंस पर फील्ड की वैल्यू निकालता, तो वापस से के क्यू बाई आर स्क्वायर ही आती है। तो शेल थ्योरम 2 कहती है टू कैलकुलेट EFI outside the uniformly charged shell, whole charge can be assumed to be concentrated at the center of the shell. सेंटर ऑफ द शेल, ठीक। इसको हम शेल पर कंसंट्रेटेड मान सकते हैं। ये है शेल थ्योरम 2 बच्चों, ठीक है जी। हम आगे बढ़ें। अब इसका एक छोटा सा ग्राफ भी ड्रॉ कर लेता हूं। क्या ग्राफ है, अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस आर का ग्राफ ड्रॉ करता हूं तो आर इक्वस टू आर तक जो फील्ड आती है वो 0 आती है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद ये ऐसे जाती है, मतलब के क्यू बाई आर स्क्वायर, यहां पर इस पॉइंट पर फील्ड होगी। तो ये ग्राफ हो गया ई वर्सेस इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस आर का, ठीक है बच्चों। क्लियर, शेल थ्योरम 1 और शेल थ्योरम 2 क्लियर। चलिए अब अगली इलेक्ट्रिक फील्ड देखते हैं। अगली है EFI D2, EFI due to uniformly charged solid sphere, यूनिफॉर्मली चार्ज्ड सॉलिड स्फीयर, ठीक। तो ये है सॉलिड स्फीयर। इस सॉलिड स्फीयर की चार्ज डेंसिटी, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी आपको दी गई है। वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी आप ले लीजिए रो और टोटल चार्ज ले लीजिए Q और रेडियस ले लीजिए R, ठीक है। हालांकि इन दो की मदद से रेडियस निकाल सकते हो या रो और R की मदद से Q निकाल, लेकिन आप जैसा जहां जरूरत पड़े यूज कर लीजिएगा। फील्ड बताइए, एक बार R लेस देन R पर और एक बार R ग्रेटर और इक्वल देन R पर। चलिए पहले आप ट्राई करिए फिर मैं बताता हूं। स्फेरिकल सिमेट्री वापस से है, ध्यान रखिएगा इस बात का।
ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि आपने कैलकुलेट कर लिया होगा, पहले से जो याद होगा वो नहीं किया होगा। अप्सरा लेन के रिव्यू टेस्ट और एसआरजी टेस्ट में मेजर डिफरेंस क्या है? कुछ खास नहीं बेटा, एक थोड़ा ज़्यादा टफ होते हैं और एक मतलब ज़बरदस्ती के टफ होते हैं, बाकी जो रिव्यू टेस्ट होते हैं वो अच्छे होते हैं। आर ग्रेटर देन आर पर सेम होगा, गोपीनाथ ने कहा। सर एलन के रिव्यू टेस्ट, गोपीनाथ का आंसर मैंने दे दिया। चलिए पहले इनसाइड निकालते हैं बच्चों। तो इनसाइड के लिए क्या करेंगे, अंदर एक स्फेरिकल गॉसियन सरफेस लेंगे और रीज़न वही जो पहले बता चुका हूँ, मतलब लेफ्ट हैंड साइड अब तो रट गया है, E इंटू 4πr² आएगा। अंदर कितना चार्ज ट्रैप हुआ है वो देख लें, तो ट्रैप हुआ है चार्ज डेंसिटी इंटू 4/3πr³, इतना चार्ज अंदर ट्रैप हो गया, डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। यहाँ से अगर हम देखें तो पाई से 4π कैंसिल, r² से एक r गया, तो r² से r² ही गया, ρ/3 एप्सिलॉन नॉट इंटू r। एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता हूँ कि इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन वही होगा जो रेडियस वेक्टर का डायरेक्शन है, उस पॉइंट पर पोजीशन वेक्टर का जो डायरेक्शन है, तो इसको हम वेक्टर फॉर्म में भी लिख सकते हैं बच्चों। E वेक्टर बराबर ρ/3 एप्सिलॉन नॉट r वेक्टर, ये है r लेस देन r पर। ठीक है, r ग्रेटर देन r पर कैलकुलेट करें। चलिए r ग्रेटर देन r पर कैलकुलेट करते हैं। r ग्रेटर देन r पर अगर कैलकुलेट करें तो आप शेल थ्योरम 2 से डायरेक्ट कह सकते हो फील्ड की वैल्यू 1/4π एप्सिलॉन नॉट q/r² होगी। वो इसलिए कह सकते हो कि ये है स्फीयर, ये स्फीयर बहुत सारे शेल से मिलकर के बना हुआ है, सबको सेंटर पे कंसंट्रेटेड मान सकते हो। ठीक है, यहाँ से r डिस्टेंस पर फील्ड निकालनी है, तो यहाँ पर फील्ड की वैल्यू क्या होगी, सबको कंसंट्रेट कर दीजिए और ये आ गया kq/r²। ठीक है, तो इसको ज़रा इसकी वैल्यू हम सरफेस पे देखते हैं कितनी आएगी, r बराबर r पर, तो 1/4 एप्सिलॉन नॉट q की वैल्यू रख देते हैं रो इंटू 4/3πr³ और r बराबर r है तो ये r² आ जाएगा, तो ये 4π से 4π कैंसिल, और ये तो वही आ गया ρ/3 एप्सिलॉन नॉट इंटू r। वाह जी वाह, इसका मतलब ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है। ठीक है, तो हम यहाँ पर अब ग्राफ ड्रॉ करेंगे ऐसा, ये लिनियर हो गया, यहाँ पर वैल्यू हो गई ρ/3 एप्सिलॉन नॉट कैपिटल R, और उसके बाद ये 1/r² से डिक्रीज करेगा। ठीक है बच्चों, ये इसका ग्राफ हो गया। ठीक, आगे बढ़ें। चलिए हम आगे बढ़ते हैं और एक इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन लेते हैं। उसको हेडिंग के फॉर्म में आजकल लोग पढ़ने लगे हैं, लेकिन एक्चुअल में वो क्वेश्चन ही है। क्या है देखना जरा, हेडिंग है EFI इनसाइड EFI, ये क्या हो रहा है यार, इनसाइड a spherical cavity in a uniformly charged sphere. यूनिफॉर्मली चार्ज्ड स्फीयर। ठीक, तो ये है सॉलिड स्फीयर, रो चार्ज डेंसिटी का। ठीक है, ये है उसका सेंटर O, और यहाँ पर है एक कैविटी, ये एक कैविटी है। ठीक, इस कैविटी का सेंटर O' पर है। यहाँ पर रो चार्ज डेंसिटी का सॉलिड स्फीयर है, लेकिन यहाँ पर कुछ नहीं है, रो बराबर 0 है, मतलब इसको यूं भी कह सकते हो। तो यहाँ पर क्या है कि इस कैविटी के अंदर एक बड़ी सी इंटरेस्टिंग सी फील्ड आती है। रिटन बुक ऑन इलेक्ट्रोडायनेमिक्स यू हैव एवर रीड, राजदीप शर्मा। यार ये तो बहुत टफ क्वेश्चन पूछ रहे हो बेटा। उसका कारण है कि राजदीप अलग अलग चीज़ों किताबों में अलग अलग चीज़ें दी होती है, मतलब हर बुक्स की कुछ स्पेशलिटी होती है, और टीचर बनने के लिए एक्चुअल में आपको हर बुक की वो खूबी
उठानी होती है जिसके कारण से वो बुक अच्छी कहलाती है। तो मुझसे पूछोगे तो बुक अच्छी, हर बुक की अपनी अलग अलग है, वी कांट कंपेयर, है ना। मैक्सिमम चीज़ें आपके सिलेबस में किस में दी गई हैं, आपके सिलेबस में, तो वो मैं कह सकता हूँ जैसे सर्वे एंड जैविट यूनिवर्सिटी फिजिक्स है वो आप देख सकते हो। अदरवाइज इलेक्ट्रोडायनेमिक्स की बात करें तो बहुत सारी किताबें हैं, ठीक है ना, मतलब हजारों की संख्या में तो मेरे पास हैं। ठीक, चलिए हम आगे बढ़ते हैं और हम देखते हैं यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग सी चीज़, पॉइंट ए पर फील्ड की वैल्यू कैविटी के अंदर। देखना जरा ध्यान से, बहुत मज़ा आने वाला है। मैंने कहा इस कैविटी को प्लस रो एंड माइनस रो फॉर अंडर 100 एलन के टेस्ट में सेफ मार्क्स क्या हैं। नहीं कह सकता बच्चा, अलग अलग टेस्ट में अलग अलग होते हैं। प्लस रो और माइनस रो, प्लस रो एंड माइनस रो को मिक्स करके मैंने मान लिया इसके अंदर भरा हुआ है। ठीक, अब क्या, अब प्लस रो के कारण ये कंप्लीट स्फीयर हो गया, तो फील्ड कितनी होगी पॉइंट ए पर, होगी रो अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट ओ ए वेक्टर, और माइनस रो के कारण होगी माइनस रो अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट ओ डैश ए वेक्टर। ये हो गई फील्ड एट ए। तो फील्ड एट ए की वैल्यू आएगी रो अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट ओ ए वेक्टर प्लस ए ओ डैश वेक्टर, यानी कि फील्ड एट ए आती है रो अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट ओ ओ डैश वेक्टर। देख लीजिए भाई, बड़ी ही इंटरेस्टिंग सी चीज़ है। इसका मतलब यूनिफॉर्म इनसाइड द कैविटी, यूनिफॉर्म इनसाइड द कैविटी। इसके अंदर फील्ड जो है वो यूनिफॉर्म होगी और ओ ओ डैश जो वेक्टर है ना इसके पैरेलल होगी। ठीक है, इसके पैरेलल होगी, यूनिफॉर्म होगी और ओ ओ डैश वेक्टर के पैरेलल होगी। तो मैंने फील्ड लाइंस ड्रॉ कर दी है बच्चों, है ना, बढ़िया सी चीज़, प्यारी सी चीज़। तो इसको ध्यान रखिएगा, बहुत ही शानदार सी चीज़ है। अगली चीज़ हम देखने जा रहे हैं लाइक सुपरपोजिशन, कह सकते हो सुपरपोजिशन की तरह भी कह सकते हो, बिल्कुल बिल्कुल कह सकते हो। अगली चीज हम पढ़ने जा रहे हैं बच्चों, EFI ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज्ड इनफाइनाइटली लॉन्ग लाइन चार्ज। ठीक, तो ये है इनफाइनाइट लॉन्ग लाइन चार्ज, इनफाइनाइट प्लस, इनफाइनाइट माइनस, लैम्डा चार्ज डेंसिटी, यहाँ से r डिस्टेंस पर आपसे फील्ड पूछी जा रही है। मैं ये आपको होमवर्क दे रहा हूँ और यहीं पर क्लास को ब्रेक कर रहा हूँ। मुझे, मेरे दिमाग में ये है, प्लीज़ जिन्होंने पढ़ा हो ये उनके लिए होमवर्क तो नहीं है, लेकिन जो पहली बार पढ़ रहे हैं ना उनके लिए होमवर्क बहुत इम्पॉर्टेंट है ना। तो बच्चों सोच के आइएगा जो पहली बार पढ़ रहे हैं कि कैसी लें गॉसियन सरफेस ताकि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटीग्रेशन के बाहर आ जाए। ठीक है सर, एक्चुअली आई एम इन LN भुवनेश्वर, एक SRG बैच में हूँ, लेकिन SRG टेस्ट में नंबर नहीं आ रहे, इसीलिए क्या करें। कुछ ना करें, टेस्ट देते रहें, मेहनत करते रहें और कोई कुछ ना करें। ठीक है,